मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत रूस की क्रांति के कारणों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत विशालकाय देश रूस विश्व के सकल स्थल भूभाग का 1/6 भाग प्राप्त कर अपनी विशाल आकृति के कारण महाशक्ति शब्द को सार्थक करता प्रतीत होता था। उसकी विशालता उसकी शक्ति का स्रोत थी तो अड़चनों का कारण भी थी। एशियाई और यूरोपीय महाद्वीपों में तो रूस स्वयं फैला हुआ था ही, उत्तरी अमेरिका की सरहदों का भी इसकी सीमाएं स्पर्श करती थी। पड़ोसियों से तनाव उसकी विदेश नीति में परिलक्षित होती रहती थी। अपनी सीमाओं की सुरक्षा, काला सागर में निर्बाध आवागमन, मानचित्र से मिटने वाले राज्यों की लूट में अपना यथेष्ट हिस्सा, मध्य एशिया में ब्रिटेन की महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाना, पूर्वी एशिया में जापानी साम्राज्य विस्तार को रोकते हुए अपना प्रभुत्व कायम रखना उसकी विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य थे। क्रांति से पूर्व रूस की स्थिति। जापान से 1904-05 ईस्वी के युद्ध में पराजित होकर रूस की मिथकीय श्रेष्ठता छिन भिन्न हो गई। एशियाई बोने ने यूरोपीय दैत्य को पटखनी देकर न केवल उसकी विदेश नीति, आर्थिक, घरेलू, राजनीतिक प्रभावित किया, बल्कि रूस की श्रेष्ठता के तिलिस्म को भी तोड़ दिया। इस पराजय ने रूसी जार, जिसे जार को शासक भी कहते हैं, की दुर्बलता को उजागर कर दिया। पराजय की निराशा ने रूसी लोगों को रोटी और अन्य अधिकारों की ओर सोचने को प्रवृत्त किया, जबकि रूस के निरंकुश जार अभी भी सामान्य जन से अपनी दुर्बलताओं को छिपाए रखने में लगे हुए थे। रूस की जनता भूख, बेकारी और अव्यवस्था तथा आर्थिक सामाजिक विपन्नता में जी रही थी, परंतु जार निकोलस द्वितीय अभी भी अपनी निरंकुशता के लिए उद्यत था। रूस के समाज को कुलीन, मध्यम और सर्वहारा वर्ग के 3 श्रेणियों में मोटे तौर पर बांटा जा सकता था। रूसी पंचांग। 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति के रूसी इतिहास की तिथियों को लेकर भ्रम की स्थिति से बचने के लिए यहाँ यह बताना आवश्यक है कि 1917 ईस्वी की क्रांति तक रूस में 2 कैलेंडर प्रचलित थे। एक जूलियन पद्धति पर आधारित था और दूसरा ग्रेगोरियन पद्धति पर। दोनों पंचांगों की तिथियों में 13 दिन का अंतर था। क्रांति के पश्चात वहाँ भी ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रचलित हो गया था, अतः तिथियाँ 13 दिन आगे बढ़ानी पड़ी। बोल्शेविक क्रांति पुरानी जंत्री के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को संपन्न हुई, अतः इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, परंतु नए पंचांग के अनुसार वह तिथि 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। 1917 ईस्वी की रूस की बोल्शेविक क्रांति को 3 क्रांतियों के संकुल के रूप में देखा जाए तो परिस्थितियाँ अधिक स्पष्ट हो सकती हैं। 1905 ईस्वी की क्रांति भले ही सफल न रह सकी, परंतु इसने नींव का काम किया। 1917 ईस्वी की फरवरी की क्रांति ने जारशाही का उच्छेदन कर राजनीतिक इतिहास को एक नया मोड़ दिया तथा 1917 की अक्टूबर-नवंबर की क्रांति ने आर्थिक स्वतंत्रता को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। यह क्रांति किसी एक दिन घटी कोई घटना नहीं थी, बल्कि यह घटनाओं की एक श्रृंखला सी प्रतीत होती थी। क्रांति से पूर्व के वर्षों में रूस की जनता के विभिन्न वर्गों में विभिन्न कारणों से असंतोष और विरोध की भावना बहुत अधिक बढ़ती जा रही थी। शासन की स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश नीतियाँ इस असंतोष की जनक थी। अन्य क्रांतियों की भांति 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के कुछ मौलिक कारण तो उसके पिछले 1 शताब्दी के इतिहास के गर्भ में छिपे थे और कुछ तात्कालिक परिस्थितियों ने रूस में व्यापक असंतोष का एकाएक विस्फोट कर दिया। क्रांति के दीर्घकालीन एवं तात्कालिक कारण इस प्रकार थे। जारशाही की निरंकुशता। रूस के सम्राट अत्यधिक निरंकुश थे। वे अपने को किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं समझते थे। वे इवान चतुर्थ के सिद्धांत पर आचरण करते थे। इवान ने घोषणा की थी, जार रूस का एकाधिपति है। इसी प्रकार पीटर मान का कहना था कि जार दुनिया में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इतनी ही स्वेच्छाचारिणी कैथेराइन महान थी। इससे स्पष्ट है कि स्वेच्छाचारिता ही रूसी जार का एकमात्र उद्देश्य था। जार अलेक्जेंडर प्रथम ने कुछ उदारता की नीति अपनाने का प्रयत्न किया था, किंतु पोलैंड के विद्रोह
एवं अन्य बाह्य प्रभावों के कारण उसने पुनः प्रतिक्रियावादी नीति अपना ली। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने भी उदारवादी दृष्टिकोण अपनाकर कृषक दासों की मुक्ति एवं स्थानीय स्वशासन संबंधी सुधार किए, किंतु सामंतों के विरोध के कारण उसे पुनः प्रतिक्रियावादी नीति अपनानी पड़ी। इसी काल में जार के निरंकुश एवं कठोर शासन के विरुद्ध कुछ क्रांतिकारी एवं आतंकवादी संस्थाओं की स्थापना हुई, जो गुप्त रूप से अपना कार्य करती रही। विद्यार्थियों ने भी समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। अंत में एक आतंकवादी ने जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर दी। जार अलेक्जेंडर तृतीय ने अपने पिता की हत्या से यह सबक लिया कि कठोर और दमनकारी नीति द्वारा ही सम्राट की सत्ता को सुरक्षित रखा जा सकता है। निकोलस द्वितीय ने भी इस नीति का पालन किया, किंतु 1905 ईस्वी की क्रांति के फलस्वरूप उसे सुधारवादियों को संतुष्ट करने के लिए ड्यूमा का निर्वाचन कराने की घोषणा करनी पड़ी, किंतु ड्यूमा को भी उसने जनता की प्रतिनिधि सभा के वास्तविक अधिकारी होने से वंचित रखा और स्टालिपिन की सहायता से पुनः प्रतिक्रियावादी शासन स्थापित कर लिया। निकोलस द्वितीय के अंतिम वर्षों में रास्पुटिन जैसे दुष्टात्मा का प्रभाव सर्वोपरि रहा, जो साम्राज्य के लिए अनिष्टकारी रहा। उस तथाकथित पवित्र साधु के प्रति जारीना की अंधभक्ति के कारण शासन के प्रत्येक कार्य में रास्पुटिन का हस्तक्षेप होने लगा। यही कारण था कि 1916 ईस्वी में विरोधियों ने रास्पुटिन की हत्या कर दी। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप के प्रमुख देशों में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना हो चुकी थी, किंतु रूस में नागरिकों के कोई अधिकार नहीं थे। वहाँ शासन का विरोध करने वालों को कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। ऐसी दमनकारी व्यवस्था के कारण जार का निरंकुश शासन अब असहनीय हो गया था और जनता के कुछ प्रबुद्ध नेता सुधारों की मांग करने लगे थे। जैसे जैसे जारशाही के अत्याचार बढ़ते गए, वैसे वैसे उसके प्रति जनता का असंतोष एवं विरोध भी बढ़ता गया। 1905 की क्रांति तथा ड्यूमा के प्रभाव को कुचलने के प्रयास। 1904-05 ईस्वी में रूस जापान युद्ध हुआ। इस युद्ध में रूस की छोटे से जापान के हाथों पराजय हुई। पहले क्रीमिया और अब रूस जापान युद्ध में पराजय के कारण सरकार की अक्षमता जनता के सामने आ गई और यह भी स्पष्ट हो गया कि रूस में सुधारों की आवश्यकता है। 22 जनवरी 1905 ईस्वी को रविवार के दिन लगभग 1.5 लाख मजदूरों ने पादरी गैपो के नेतृत्व में जार के सम्मुख अपनी राजनीतिक और औद्योगिक मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन किया। ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर आगे बढ़ रहे थे, किंतु जार के सैनिकों ने नियत लोगों पर आक्रमण कर 130 व्यक्तियों को मार दिया। गैपो को कोई चोट नहीं लगी, परंतु बाद में 1906 ईस्वी में क्रांतिकारियों ने उसे कत्ल कर दिया, क्योंकि उनका अनुमान था कि वह एक सरकारी जासूस था। 1905 ईस्वी की इस खूनी रविवार की घटना का रूसी इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। परिस्थितियां अब काबू पाने के उद्देश्य से जार ने 30 अक्टूबर 1905 ईस्वी के शासन सुधारों की घोषणा की। इसके द्वारा लोगों को भाषण देने, विचार प्रकट करने और संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। यह घोषणा शासन तंत्र द्वारा आत्मसमर्पण जैसा ही था, किंतु असंतोष के कम होते ही जार ने डूमा को संसद का प्रथम सदन मानकर साम्राज्य परिषद के नाम से दूसरे सदन का निर्माण किया, जिसके सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाने थे। हेजन के अनुसार डूमा, जो कि विधि निर्मात्री संस्था होनी थी तथा जिसको राज्य अधिकारियों की देखभाल का अधिकार प्राप्त होना था, परंतु इसके अधिवेशन आरंभ होने के पूर्व ही इसके पर काट दिए गए। यही नहीं, जार निकोलस ड्यूमा की शक्ति को नष्ट भी करना चाहता था। अतः जब मार्च 1906 ईस्वी में निर्वाचन में ड्यूमा के अनुदार दल को कम सफलता मिली, तो जार ने उसके प्रथम अधिवेशन में ही ड्यूमा का विघटन कर दिया। मार्च 1907 ईस्वी में ड्यूमा का दूसरा अधिवेशन हुआ तो उसका भी विघटन कर दिया गया। इससे जनता में जार के प्रति विश्वास बढ़ने लगा। 1905 ईस्वी की क्रांति के फलस्वरूप प्राप्त किए गए अपने अधिकारों को इस प्रकार पुनः छीनता हुआ देखकर जनता भीतर ही भीतर तिलमिला उठी। कृषकों की दयनीय दशा भी रूस की क्रांति का एक कारण थी। रूस एक कृषि प्रधान देश था, वहाँ कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा 1861 ईस्वी में कृषि दासों की मुक्ति की घोषणा के उपरांत भी कृषकों की स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। रूस में 19वीं शताब्दी के अंत तक 20,000 बड़े जमींदारों के पास लगभग 1800 लाख एकड़ भूमि थी, जबकि 1 करोड़ से अधिक कृषकों के पास केवल 1900 लाख एकड़ भूमि थी। रूस की समस्त कृषक जनसंख्या का 1/3 भाग भूमिहीन था।
भूमिहीन कृषकों को जमींदारों की भूमि पर काम करना पड़ता था। उन्हें कई तरह के करों का भुगतान भी करना पड़ता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अधिक चिंतनीय हो गई थी। कृषि दासों की मुक्ति का नियम भी रूस के सभी प्रांतों में लागू नहीं किया गया। कृषकों को दोनों समय का भोजन भी उपलब्ध नहीं होता था। पहले भी भूमि कर में कमी एवं सुविधा अधिकारों की समाप्ति की मांग करते रहे, किंतु जब उनकी मांगों की अवहेलना की गई तो वे अधिक उग्र हो गए। क्रांतिकारी समाजवादी दल ने इन कृषकों की स्थिति का लाभ उठाया और उन्हें शासन के विरुद्ध उत्तेजित किया। 1905 ईस्वी में समस्त कृषक प्रतिनिधियों का मॉस्को में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें रूसी कृषक संघ बनाने का निर्णय लिया। फलस्वरूप 1906 ईस्वी के कानून को कम्यून से अपनी भूमि अलग करने का अधिकार दिया गया। इन कानूनों से कुछ ही कृषकों को लाभ हुआ, किंतु भूमिहीन किसानों की समस्या सुलझ नहीं सकी और कृषकों की दरिद्रता में भी कमी नहीं हुई। ऐसी स्थिति में कृषकों का विद्रोही होना असंभावी हो गया। श्रमिकों का असंतोष भी रूस की क्रांति का कारण बना। यद्यपि इस समय रूस एक कृषि प्रधान देश था, फिर भी औद्योगिक क्रांति का प्रभाव वहाँ दिखाई देने लगा। अलेक्जेंडर तृतीय के समय में औद्योगिकरण की गति में तीव्रता आई। हजारों की संख्या में भूमिहीन कृषक इन औद्योगिक केंद्रों पर रोजगार के लिए पहुँचे। उद्योगपतियों ने उनकी असहाय एवं दयनीय स्थिति का पूरा लाभ उठाया और उनसे न्यूनतम मजदूरी पर अधिक से अधिक कार्य लिया। उनकी मजदूरी इतनी कम थी कि उनका जीवन निर्वाह कठिन होने लगा। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए वे अपने मालिकों से कुछ भी नहीं मांग सकते थे और नए मजदूर संघ ही बना सकते थे। 1885 ईस्वी के बाद यद्यपि कुछ श्रमिक कानून बनाए गए, लेकिन मजदूरों की स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं आया, क्योंकि शासन की नीति मूलतः उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करने की थी। क्रांतिकारी समाजवादी दल ने मजदूरों के इस असंतोष का लाभ उठाकर उनमें समाजवादी सिद्धांतों का प्रचार किया। 1902-3 ईस्वी से ही मजदूरों की हड़तालें आरंभ हो गई। 1905 ईस्वी की क्रांति का आरंभ भी मजदूरों के जुलूस से ही हुआ। इस समय मजदूरों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में अपनी अलग सरकार बना ली। ये मजदूर पूंजीवादी व्यवस्था एवं जारशाही की निरंकुशता को समाप्त कर सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना चाहते थे। आर्थिक एवं सामाजिक विषमता भी रूस की क्रांति का प्रमुख कारण थी। इस समय रूस की सामाजिक स्थिति वैसी ही थी जैसी 1789 ईस्वी से पूर्व फ्रांस की थी। समस्त रूसी समाज दो भागों में विभक्त किया जा सकता था। प्रथम अधिकार युक्त वर्ग, जिसमें जार की कृपा प्राप्त कुलीन लोग थे। ये लोग जार की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता को आवश्यक समझते थे। यह वर्ग बहुत संपन्न था। राज्य के अधिकांश महत्वपूर्ण पदों पर तथा अधिकांश भूमि पर इन्होंने अधिकार कर रखा था। दूसरा वर्ग अधिकार विहीन वर्ग था। इसमें किसान तथा मजदूर थे। इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इनको कुलीन वर्ग के अत्याचारों को भी सहना पड़ता था। दास प्रथा की समाप्ति पर भी इस वर्ग की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। इस प्रकार रूसी समाज में भारी आर्थिक एवं सामाजिक विषमता थी। फलतः यह वर्ग संघर्ष रूसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बना। जार की रूसीकरण की नीति भी रूस की क्रांति का कारण बनी। रूस की प्रजा विभिन्न जातियों के सम्मिश्रण से बनी थी। वहाँ कई धर्म प्रचलित थे, कई भाषाएं थीं। रूस की जनता में यहूदी, पोल, फिन, उज्बेक, तातार, कजाक, आर्मीनियन, रूसी आदि का समावेश था। इन सब की अपनी अपनी संस्कृति और सभ्यता थी। रूसी इन सब में प्रभावशाली होने के कारण शासक बन गए थे। इनको अन्य अल्पसंख्यक जातियों के साथ कोई हमदर्दी नहीं थी। इन अल्पसंख्यक जातियों के विरुद्ध जार अलेक्जेंडर प्रथम के समय से ही रूसीकरण नीति अपनाई गई और एक जार एक धर्म का नारा अपनाया गया। गैर रूसी जनता का दमन किया गया। उनकी भाषाओं पर प्रतिबंध लगाए गए। इनकी संपत्ति छीन ली गई। इस कारण गैर रूसी जनता में असंतोष फैला और वह जारशाही के विरुद्ध हो गई। 1905 ईस्वी में जॉर्जिया, पोलैंड और बाल्टिक सागर में भयानक विद्रोह हुए। जार निकोलस ने जिस प्रकार इन विद्रोहों को कुचलने के लिए इन पर अमानुषिक अत्याचार किए, उससे उनका विद्रोही होना स्वाभाविक ही था। इन्होंने भी जार के विरुद्ध विद्रोह में सक्रिय भाग लिया। बौद्धिक क्रांति। रूस में कई वर्षों से पश्चिमी यूरोप के उदारवादी विचार प्रवेश कर रहे थे और जार तथा उसके प्रतिक्रियावादी पदाधिकारी उनका दमन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। फिर भी उदारवादी विचारों का यहाँ प्रसार हुआ।
स्वयं रूस के टॉल्स्टॉय, तुर्गनेव, दोस्तोयेवस्की आदि उपन्यासकारों ने भी रूसी जीवन की विफलताओं की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट किया। इनके विचारों से लोगों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई। शिक्षित वर्ग राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगा। इनके साथ ही कार्ल मार्क्स, मैक्सिम गोर्की और बाकुनिन के समाजवादी विचारों का भी देश के श्रमिकों एवं बुद्धिजीवियों पर प्रभाव पड़ा। देश में कई समाजवादी दल बन गए थे जिनका प्रभाव कृषकों और मजदूरों पर बढ़ रहा था। इसी समय समाज में शून्यवाद का उदय हुआ, जिसने प्राचीन व्यवस्थाओं को मिटाने का प्रयत्न किया। प्रिंस कोपटिकिन शून्यवाद का प्रमुख प्रचारक था। रूस में समाजवाद का प्रसार